जय हिंद। देखिए, हम लोगों ने कहा था कि जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम होने वाला है 15 से 16 अक्टूबर के बीच, हम लोग इस पर टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसके पहले हमने हिंदी का एक वीडियो प्रोवाइड किया था आप लोगों के, वो वीडियो था वर्णमाला का। उसमें वर्णमाला से संबंधित जितने भी टॉपिक थे हमने उसका अध्ययन कर चुका था। आज हम लोग एक हिंदी के एक नए टॉपिक जिसे हम संधि कहते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। संधि से रिलेटेड चाहे वो पीटी के एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आज कल जैसे पीटी होने वाला है तो उसकी चर्चा ज़्यादा है, तो पीटी उसके बाद जो भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें अगर हिंदी का प्रश्न आता है तो संधि से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो आज हम समझते हैं कि संधि होती क्या है, संधि से रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, आइए हम सब समझते हैं। सबसे पहले संधि होती है तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे मेल, योग, सुलह या समझौता भी कहते हैं। ठीक है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, योग, सुलह या समझौता। उसके बाद दूसरी चीज होती है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा इसकी होती है 2 या 2 से अधिक वर्णों, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक गुणों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं, ठीक। ये मान लीजिए पहली है। दूसरी इसकी परिभाषा हो जाती है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से संधि बनती है। संधि बनती, ठीक, संधि बनती। समझिए कि पहले में संधि क्या होती है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल होता है, योग होती है, सुलह होता है, समझौता होता है। परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक। इसका परिभाषा होता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से हमेशा क्या बनती है? संधि बनती है। या 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से हमें क्या प्राप्त होती है? संधि। या हम कह सकते हैं कि 2 नए शब्दों के मेल से, मतलब कि 2 पुराने शब्दों से, जैसे मान लीजिए एक पुराना शब्द क्या है? एक पुराना शब्द है आपका विद्या, ठीक है। एक पुराना शब्द क्या है आप लोगों का? विद्या। मान लीजिए पुराना शब्द आप लोगों का है विद्या और एक पुराना शब्द है आलय। इन्हीं मतलब कि 2 पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल से, जैसे इस विद्या से क्या आ जाएगा? आ जाएगा, और इस आलय से भी क्या आ जाएगा? आ जाएगा, और इन दोनों को मिला देंगे तो आ बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा पूरा शब्द क्या? विद्यालय। यहाँ पूरा शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पूरा शब्द बन जाएगा। यहाँ पूरा शब्द क्या बन जाएगा? विद्या। विद्या हमने बताने का प्रयास किया। सबसे पहले संधि क्या होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है सुलह, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है आपका जोड़, ठीक। उसके बाद परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब 2 जो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल से कोई नया शब्द बन जाता है तो वो भी संधि कहलाता है। यानी संधि का एक नया काम ये मैं ज्ञानूंगा कि संधि पुराने शब्दों के योग से नए शब्द बनाने का भी कार्य करता है, ठीक। तो ये हुआ संधि। अब उसके बाद समझते हैं कि संधि के प्रकार। दूसरी टॉपिक क्या है कि संधि, उसके बाद आता है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। संधि कुल मिलाकर 3 प्रकार की होती है। पहली जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि, ठीक है। जो दूसरी संधि होती है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। और जो तीसरी संधि होती है जिसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है, विसर्ग संधि कहते हैं। ये 3 संधियां होती हैं। इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों ने पहले जान लिया संधि क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता क्या होता है। उसके बाद हमने जाना कि संधि परिभाषा क्या होती है। उसके बाद ये भी जाना कि संधि का कार्य क्या होता है कि 2 पुराने वर्णों के निकट, 2 पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल से एक नया शब्द बनाने का कार्य करती है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि संधि कितने प्रकार का होता है।
कुल मिलाकर हमने समझा संधि 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी आप लोगों की विसर्ग संधि। अब हम एक संधि को उठाते हैं, सबसे पहली संधि जिसे स्वर संधि कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, तब उसके बाद व्यंजन, तब उसके बाद विसर्ग। तो सबसे पहली संधि हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं स्वर संधि। ठीक है, सबसे पहली संधि पढ़ने का प्रयास करते हैं स्वर संधि। सबसे पहली संधि कौन सी है? सबसे पहली संधि है आप लोगों की स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि। इसमें क्या है? इसमें पहली बात है कि स्वरों का स्वरों का स्वरों का स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है। स्वर संधि बनती है। ठीक है, स्वरों का स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है। या दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात होती है दो सजाती वर्णों के मेल से स्वर संधि बनती है। ठीक है, स्वर संधि बनती है। कैसे? जैसे मान लीजिए दो सजाती वर्ण, जैसे अ प्लस अ मिलके क्या बना देंगे? आ। ठीक, ई प्लस ई मिलके क्या बना देते हैं? बड़ी ई। उ प्लस उ मिलकर क्या बना देते हैं? बड़ा उ। और ऋषि प्लस ये बड़ी ऋषि मिलकर क्या बना देते हैं? बड़ी वाली ऋषि। मैंने आप लोगों को बताने का यहाँ पर प्रयास किया कि स्वर संधि क्या होती है। मैंने बताया कि स्वरों से जब मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। या तो जहाँ पर दो सजातीय वर्ण आपस में मिल जाते हैं और एक नया वर्ण बन जाता है, वो भी आप लोगों का स्वर संधि ही कहलाता है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को ए और ए मिलकर आ बन जाएगा, ई और ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगा, उ और उ मिलकर बड़ा उ, और ऋषि और ऋषि मिलकर बड़ी वाली ऋषि का निर्माण करते हैं, मतलब कि बनाते हैं। ये इसे बनाएगा, ये इसे बना दे, ये इसे बनाएगा। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है कि स्वर संधि के भेद। अब उसके बाद अगली चीज क्या है कि स्वर संधि के भेद। अब आएगा भेद। अब क्या आएगा? इसके बाद आएगा स्वर संधि के भेद। ठीक, स्वर संधि के भेद समझते हैं। तो स्वर संधि के भेद हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? पहला हो जाएगा आपका, पहला जिसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। पहला हो जाएगा जिसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाता है जिसे हम कहते हैं गुण स्वर संधि। तीसरा कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा कौन सा हो जाएगा? यौन स्वर संधि, यौन स्वर संधि। और लास्ट में 5वां कौन होता है? अयाद स्वर संधि, अयाद स्वर। इन्हीं 5 संधि के अंतर्गत, मतलब संधि के अंतर्गत 3 भेद हुए: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि क्या होता है मैंने बताने का प्रयास किया कि जहाँ पर दो निकट, मतलब कि जहाँ पर स्वरों के मेल से जो बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर मतलब कि दो निकटवर्ती सजातीय वर्ण जो मिलते हैं तभी उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देकर हमने बताया। उसके बाद हमने
समझा कि स्वर संधि के भेद क्या होते हैं। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। पहला ये है जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं, उसके बाद आता है गुण संधि, उसके बाद आता है आपका वृद्धि संधि, उसके बाद आता है यण संधि, उसके बाद आता है आयाति संधि। इसके नियम क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। दीर्घ स्वर संधि का मतलब यही होता है कि जहाँ पर मतलब कि जहाँ जैसे मान लीजिए दीर्घ स्वर संधि का जिस शब्दों के बीच में जिन शब्दों के बीच में, इस वजह से दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा यही होता है कि जहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ आ, ठीक है, ई बड़ी ई, तो ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, और ये ऋषि आता है, मतलब कि ऋषि आता है। तो मतलब कि जैसे मान लीजिए जहाँ ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ या बड़ा ऊ, ऋषि या बड़ा ऋषि आता है, और इसके बाद भी ह्रस्व या दीर्घ यही आता है, तो दोनों मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ये परिभाषा है, सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि दीर्घ स्वर संधि वहाँ रहेगी जहाँ वाक्यों के बीच में आ जाए, जहाँ वाक्यों के बीच में बड़ी ई आ जाए, जहाँ वाक्यों के शब्दों के बीच मतलब कि शब्दों के बीच में बड़ा ऊ आ जाए और शब्दों के बीच में बड़ी वाली ऋषि आ जाए। कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए एक शब्द है आप लोगों का जैसे रवीश, एक शब्द है जैसे रवीश, एक शब्द है जैसे मान लीजिए कविंद्र, एक शब्द है मान लीजिए जैसे रविंद्र, ठीक, और एक शब्द है मान लीजिए हिमालय, ठीक, और एक शब्द है मान लीजिए वधोत्सव। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कि इसमें बीच में बड़ी ई आई है, इसमें भी बीच में बड़ी ई आई है, इसमें भी बीच में बड़ी ई आई है, इसमें आ आया है और इसमें बड़ा ऊ आया है। तो मैंने यही बताने का प्रयास किया कि दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जहाँ पर वाक्यों के शब्दों के बीचों बीच में आ की मात्रा दिख जाए, शब्दों के बीचों बीच में बड़ी ई की मात्रा दिख जाए, शब्दों के बीचों बीच में बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए, और शब्दों के बीच में बड़ा ऋषि की मात्रा दिख जाएगी, वे सारे के सारे शब्द। अब देखिए दुनिया भर में बहुत सारे शब्द हैं और हर शब्दों की संधि कुछ न कुछ होती है। तो इसका सार तरीका यह है कि जहाँ जिन शब्दों के बीच में आ की मात्रा, जिन शब्दों के बीच में बड़ी की मात्रा, जिन शब्दों के बीच में बड़े की मात्रा आती है, वे दुनिया भर के सारे शब्द दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन सी मात्रा आ जाएगी, आ जाएगी, बड़ी ई आ जाएगी, बड़ा हुआ आ जाएगा, बड़ा ऋषि आ जाएगा। इसका उदाहरण जैसे यही है, इसका उदाहरण मान लीजिए अच्छे से लिख देते हैं, इसका उदाहरण इसको हम मिटा देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। जैसे ई पहला क्या आ रहा है, आ, तो आ से संबंधित पहला क्या आएगा, आ आएगा। ठीक है, तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखते हैं। जैसे आ वाला क्या, पहला हिमालय, पहला क्या हो गया, हिमालय हो गया। दूसरा क्या हो गया, जैसे मान लीजिए औषधालय हो गया। तीसरा क्या हो गया, देवालय हो गया। ठीक, ये एक अ वाले उदाहरण हो गए। इसी प्रकार बड़ी ई वाली जैसे मैंने बताने का प्रयास किया रविंद्र, एक और बताने का प्रयास किया आप लोगों को कविंद्र, एक और बताने का प्रयास किया रवीश। ठीक है, तीन उदाहरण लेते हैं दोस्तों। ठीक, मैंने बताने का प्रयास किया आप लोगों को कि दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत वाक्यों के बीच में क्या आ जाएगा, या तो आ जाएगा, या तो बड़ी ई आ जाएगी, या तो बड़ा हुआ आ जाएगा, या तो ऋषि आ जाएगा। तो उस तरह उसके तहत मैंने उदाहरण लिया दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। देखिए जैसे इसमें वाक्यों के बीच में क्या है, आया है, और यहाँ इस वाक्य के बीच में शब्द के बीच में क्या आ, इसमें भी आया है, इसमें बड़ी ई आया है, इसमें भी बड़ी ई आया है, इसमें भी बड़ी है। इनका संधि विच्छेद जैसे ये क्या है, हिम हो जाएगा, और ये धन आलय हो जाएगा। और ये क्या होगा, औसत, और ये धन आलय हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देव, और ये धन आलय हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रवि, और ये धन इंद्र हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कवि, और ये धन इंद्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रवि, और ये धन ईश हो जाएगा। ठीक है,
तो मैंने आप लोगों को यही बताने का प्रयास किया दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत कि दीर्घ स्वर संधि का मतलब यही होता है कि जहाँ पर बीच वाक्यों के बीच में आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा हुआ आ जाए और ऋषि आ जाए, वे सभी सारे के सारे उदाहरण किसके हो जाते हैं? वे सारे के सारे उदाहरण दीर्घ स्वर संधि के हो जाते हैं। इन 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 मतलब कि इस संधि के अंतर्गत हमने पहला उदाहरण लिया आ वाला, जैसे हिमालय। संधि विच्छेद करते समय हमें इन सब इस चीज़ का ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि हम उन्हीं दो वर्णों में संधि का विच्छेद करते हैं जिन दो वर्णों का कोई न कोई मतलब। ऐसे नहीं कर देंगे कि हिमा, जैसे हिमालय है तो ये नहीं कह देंगे हिमाधनालय, क्योंकि हिमा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। उसके बाद जैसे मान लीजिए देवालय है तो देवाधनालय, मान लीजिए किसी का नाम है नर है, ठीक है। तो संधि विच्छेद करते समय इन बात का ध्यान रखा जाता है कि जिन शब्दों का हम संधि विच्छेद कर रहे हैं दोनों वर्णों का कोई न कोई मतलब अवश्य होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ संधि विच्छेद किया हिमालय, तो हम यहाँ लिखे हैं हिम धन आलय। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है, इसका भी शाब्दिक अर्थ है। आलय का मतलब घर होता है, इसका भी शाब्दिक अर्थ। जैसे औषधालय, तो औषध का भी शाब्दिक अर्थ होता है और इसका भी शाब्दिक अर्थ है। देवालय, देव का भी कोई न कोई शाब्दिक अर्थ होता है, आलय का भी। रविंद्र, और रवि कहते हैं सूर्य को, और इंद्र माने होता है देवता। और यहाँ कविंद्र कवि हो गया, और इंद्र और रवि हो गया, यहाँ हो गया रवि धन यश। यानी हम संधि विच्छेद करते समय इस बात पर जोर देते हैं कि जिन शब्दों में हम संधि विच्छेद करते हैं उन दोनों शब्दों का कोई न कोई मतलब अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझ लिए आज कौन सा संधि? दीर्घ स्वर संधि समझ लिए कि जहाँ दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत वाक्यों शब्दों के बीच में आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा ऋषि आ जाएगा, ठीक है। जैसे उ से कौन सा उदाहरण है? उ वाले उदाहरणों में एक है, मान लीजिए आप लोगों का वधोत्सव, ठीक है। यहाँ ऊपर चल रही है, यहाँ ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। एक वधोत्सव, नीचे लिखने का प्रयास करते हैं क्या? वधोत्सव, वधोत्सव, इसे लिखने का प्रयास किया भानुदय। उसके बाद हमने लिखने का प्रयास किया वधोत्सव। उसके बाद हमने किसका लिखने का प्रयास किया? मंजूषा। तो उन्हें होता है कि वाक्यों के बीच में जब बड़ी ऊ की मात्रा आ जाती है तो वे सारे के सारे सेंटेंस भी दीर्घ स्वर संधि के हो जाते हैं। तो भानुदय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद मैंने बताया कि उन्हीं दो वर्णों के बीच में करते हैं जिनका कोई न कोई शाब्दिक अर्थ अवश्य होता है। तो इसी प्रकार जब भानुदय है इसका हम करेंगे तो यहाँ लिख देंगे भानु, हम यहाँ लिख देंगे धन उदय। भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। दिख नहीं रहा होगा, हम बोल भी रहे हैं। तो यहाँ भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य। और यहाँ उदय का मतलब होता है मतलब कि उगना। तो भानुदय का क्या हो जाएगा? मतलब कि हो जाएगा भानुदय। उसकी वजह से वधु है, वधु, और यह धन उत्सव हो जाएगा। यह धन क्या हो जाएगा? उत्सव हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा मंजू, और यह धन उषा, ठीक है। मंजू धन उषा, तो एक में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मंजू उषा। तो हमने आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें होती हैं, वाक्यों के बीच में आ आता है, बड़ी आता है, बड़ा होता है, उनसे लेकर एक एक टॉपिक को लेकर, जैसे आपको लेकर भी 3 उदाहरण बताने का प्रयास किया, हिमालय, औषधालय, देवालय। उसके बाद ई को लेकर भी बताने का प्रयास किया, जैसे कविंद्र, रविंद्र, और कविंद्र से बताने का प्रयास किया, रविंद्र से बताने का, रवि से बताने का प्रयास किया। तीसरा मतलब कि ऊ को लेकर जैसे मंजूषा हो गया, भानुदय हो गया, वधोत्सव। तो पूरी 3, 6, 7, 8, 10 उदाहरण हमने देखा। और इससे यही स्पष्ट होता है कि जिन शब्दों के बीच में बड़ी आ, मतलब कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी वाली ऋषि आ जाती है, वे दुनिया भर के सारे शब्द दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने सबसे पहले संधि के अंतर्गत यही पढ़ा कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़, योग या सुलह समझौता। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा कि संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार के, कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत 5 टॉपिक थे।
एक दीर्घ स्वर संधि, एक गुण स्वर संधि, एक व्यंजन स्वर संधि और एक अयादी स्वर संधि और एक यण स्वर संधि। उन्हीं पांचों स्वर संधि के अंतर्गत एक था हमारा दीर्घ स्वर संधि। हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा कि जहाँ पर वाक्यों के बीच में आ बड़ी ई, बड़ा शब्दों के बीच में आ बड़ी ई बड़ा ऊ और इसी आ जाता है, वे सारे के सारे उदाहरण हमारे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अब हम दूसरी टॉपिक में मतलब कि इसी स्वर संधि के अंतर्गत जो दीर्घ स्वर संधि है इसकी जगह दूसरी संधि लेने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं गुण स्वर संधि। दूसरा है जिसे हम कहते हैं गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि कहते हैं, जिसे दूसरा जिसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है जिसे हम क्या कहते हैं गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि जहाँ वाक्यों के बीच में ओ आ जाता है, ओ सिर्फ ओ आ जाता है, और जहाँ वाक्यों के बीच में ए आ जाता है, बस इतने। यही दो चीजें गुण स्वर संधि में देखना है कि जहाँ पर वाक्यों के बीच में ओ आ जाए और जहाँ पर वाक्यों के बीच में ए आ जाता है वहाँ मिलाकर कौन सा संधि हो जाता है, गुण स्वर संधि हो जाता है। जैसे जिस प्रकार हमने दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ा कि जहाँ पर वाक्यों के बीच शब्दों के बीच में आ बड़ी ई बड़ा ऊ ये सब आता है, उसी प्रकार ये जो गुण स्वर संधि होता है इसमें शब्दों के बीचों बीच में क्या आ जाएगा, या तो ओ की मात्रा रहेगी या तो ए की मात्रा। उदाहरण जैसे एक हो गया आपको मान लीजिए रमेश, एक हो गया मान लीजिए आपका सुरेश, एक का रमेश हो गया, सुरेश हो गया, एक मान लीजिए आपका वक्त में महेश आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद ओ आ जाता है, ओ में जैसे मान लीजिए महोत्सव हो गया, इसके अंतर्गत 3 उदाहरण हुए। उसके बाद एक हो गया महोत्सव हो गया, ठीक है। और ये दो, ठीक है, एक हो गया क्या आपका महोत्सव हो गया। और उसके बाद देखिए रमेश का मतलब हमने बताया कि गुण स्वर संधि के अंतर्गत जहाँ वाक्यों के बीच में ओ आ जाएगा और ए आ जाएगा, वे सारे के सारे उदाहरण क्या कहलाएंगे, हमारे गुण स्वर संधि के उदाहरण। तो देखिए इसमें ए आया है, इसमें भी ए की मात्रा, इसमें भी ए की मात्रा और इसमें ओ की मात्रा आई है। तो इन सारे सेंटेंसों में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। इनका संधि विच्छेद करते हैं। हमने बताया था कि संधि विच्छेद करने के लिए ये आवश्यक होता है कि उन्हीं दो वर्णों में हम तोड़ते हैं जिनका कोई न कोई शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे ये रमेश हो जाएगा तो ये हो जाएगा रमा धन ईशा, ठीक है, रमा धन ईशा हो जाएगा। सुरेश का हो जाएगा सुर धन ईशा, धन ईशा हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। महेश का हो जाएगा महाधन ईशा, ठीक है, महाधन ईशा हो जाएगा। और ये महोत्सव हो जाएगा महाधन उत्सव। तो यहाँ पर ये मैं सोचेगा कि हम लोगों ने उदाहरण कम लिया। उदाहरण का मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे उदाहरण लिख ही दिए जाए, बस हमें कॉन्सेप्ट से समझना है कि जहाँ पर शब्दों के बीचों बीच में ओ आ जाए और ए आ जाए, वे सारे के सारे सेंटेंस मतलब वे सारे के सारे जो शब्द होंगे वो हमारे कौन से हो जाएंगे, गुण स्वर संधि के हो जाएंगे। तो यहाँ ये नहीं है कि उदाहरण कम लिए या ज़्यादा लिए, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि जहाँ पर वाक्यों शब्दों के बीचों बीच में कोई भी शब्द होता है, जो भी शब्द जैसे रमेश, सुरेश है, महेश है, महोत्सव है, ठीक है, जो स्वर हो जाएगा। तो जो भी उदाहरण लेंगे तो अगर वाक्यों के बीच में ओ और ए की मात्रा है, तो वे सारे के सारे उदाहरण हमारे गुण स्वर संधि के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है जिसे हम कहते हैं यण स्वर संधि। इसके बाद दूसरा आता है जिसे हम क्या कहते हैं, यण स्वर संधि। उसके बाद तीसरा हमारा आता है इसमें का प्रयास करते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या होता है, जहाँ पर वाक्यों के पहली बात इसके यण स्वर संधि के अंतर्गत होता क्या है, इसका एक सूत्र होता है इको यणच। इसका एक सूत्र होता क्या है, इको यणच। इसका एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं इको यणच, इको, ठीक।
इको का मतलब होता है एक प्रत्याहार, अ आता है और ई आता है और उ आता है, अ ई उ, ठीक। और इसके बाद 11 स्वर आ जाते हैं, कोई भी स्वर आ सकता है। इसके बाद भी 11 स्वर आते हैं, कोई भी स्वर आ सकता है 11 में, और इसके बाद भी 11 स्वर आते हैं। तो इनसे जो बनते हैं वह या बनता है, र बनता है और व बनता है। तो मैं यही बताने का प्रयास आप लोगों को यहाँ इसके माध्यम से कर रहा हूँ कि हमारा जो ये यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि के अंतर्गत समझिए कि वाक्यों के बीचों बीच में या आ जाएगा, र आ जाएगा या तो वह आ जाएगा, ठीक है। और इसके ठीक पहले स्वर रहित व्यंजन आएंगे। स्वर रहित व्यंजन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा क, तो क ये शब्द है, तो इस क में ये क ऐसे हो जाएगा स्वर रहित, और ये अ बाहर होगा। तो इस वाले क को जो क नहीं है, अब आधा क्या रह गया है, इस पर करेंगे तो यही स्वर रहित होता है, ठीक है। तो ये स्वर रहित व्यंजन है। तो इसके मतलब कि यण स्वर संधि के अंतर्गत वाक्य के बीचों बीच में क्या आता है? या आता है, या तर्रा आता है, या तो हुआ, ठीक है। अब इसे उदाहरण इसका मगर लें, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है इसका प्रत्येक, ठीक। एक उदाहरण है इसका इत्यादि, एक उदाहरण है अध्यादेश, 3 उदाहरण है। एक और उदाहरण लिखिए आप, अध्याय तो अध्यादेश है। एक उदाहरण और लिख लीजिए अध्यक्ष, एक उदाहरण ले लीजिए अध्यक्ष। ये 4 उदाहरण है। अब उदाहरण का हम नहीं ले रहे हैं, तब हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि जहाँ पर वाक्यों के बीचों बीच में, शब्दों के बीचों बीच में क्या आ जाए? शब्दों के बीचों बीच में जहाँ आ जाता है या र और ल, या र और व, और इसके ठीक पहले स्वर रहित व्यंजन आ जाता है, वे सारे के सारे उदाहरण यण स्वर संधि के होते हैं। जैसे प्रत्येक के जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसे लिखते हैं प्रतिधन एक, क्या लिखते हैं? प्रतिधन एक, ठीक। इत्यादि को लिखते हैं इत्यादि, ठीक। इति धन आदि, इति धन आदि, ठीक। तो उसके बाद अध्यक्ष को लिखते हैं अध्यादेश, अध्यादेश लिखते हैं, ठीक है। हो गया अधिधन आदेश होगा, ठीक है। अधिधन आदेश, और ये अध्यक्ष का हो जाएगा अधिधन अक्षर, अधिधन क्या हो जाता है? अक्षर। तो ये हमने बताने का प्रयास किया आप लोगों को, क्या यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का मतलब क्या होता है? जहाँ पर मतलब कि शब्दों के बीच में या आ जाएगा, र आ जाएगा और वह आ जाएगा, ठीक है। वे सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे? वे सारे के सारे शब्द हमारे यण स्वर संधि के हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी वाक्यों के बीच में यह आया है, यहाँ पर भी यह आया है, यहाँ पर भी यह है, यहाँ पर भी आया है ये, तो ऐसे ही आएगा। जैसे मान लीजिए ये अब पित्राज्ञा होता है सेंटेंस, पित्राज्ञा, ठीक है। क्या होता है? पित्राज्ञा होता है, सेंटेंस होता है या पित्राज्ञा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पित्र, ये हो जाएगा, धन आज्ञा हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा। तो ये बन जाता है पित्राज्ञा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहीं पर बन जाता है मात्राज्ञा, तो ये भी जब बन जाता है तो ये कहते हैं मातृ धन आज्ञा। तो ये भी सेंटेंस हमारे किसके हो जाते हैं? यण स्वर संधि के हो जाते हैं। तो यण स्वर संधि का मतलब ये है जहाँ वाक्यों के बीच में ए आ जाए, र आ जाए और व आ जाए, और इसके ठीक पहले स्वर रहित व्यंजन होते हैं, वे सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? यण स्वर संधि के कहलाते हैं। दोस्तों हमारे 2 संधि बच गए हैं, जिसे हम एक अयादी संधि कहते हैं और एक वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। इन दोनों संधियों को हम लेंगे अगली क्लास में, क्योंकि क्लास ज़्यादा हो जाएगा, क्लास की टाइमिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। और अंततः हम यही कहना चाहते हैं कि दोस्तों आप लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम विद वीआर पॉइंट, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और जो हमारा वीडियो फाइल है आप लोगों के पास, वो अपने दोस्तों के पास शेयर करने का भी काम करिए। और हमें कमेंट करके ये बताया करिए थोड़ा सा कि जो हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के पास, वो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिए, और जो भी उसमें सुधार की ज़रूरत हो उसे हम लोगों को बताने का प्रयास करिए। तब तक के लिए जय हिंद।